नमस्कार दोस्तों बिहार में जिस तरह का मैसिव मैंडेट मिला है एनडीए को, इसके बारे में तो शायद बीजेपी और जेडीयू ने भी नहीं सोचा होगा। आप देख सकते हो, मतलब ऊपर नीचे थोड़े बहुत आंकड़े हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 200 के लगभग यहाँ पर सीट्स मिलना ये कोई आसान बात नहीं है। और स्पेशली तब जब नीतीश कुमार 20 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे लगभग, और अभी भी लोग उन पर विश्वास करते हैं। और आप देखोगे यहाँ पर जैसे ये जीत हासिल हुई, उसके बाद जेडीयू का जो ऑफिस है उसके बाहर आप देख सकते हैं टाइगर अभी जिंदा है, इस तरह के पोस्टर लग रहे थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि व्हाई डस नीतीश कुमार कीप्स विनिंग बिहार। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कारण क्या है, उनका जो पॉलिटिकल इतिहास है वो कैसे रहा है, उन्होंने क्या किया और किस तरीके से लोग पसंद करते हैं, क्या क्या कारण हैं, जो ऑपोजिशन है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है ये स्टार्ट हो गया है, सक्सेस इन प्रीलिम्स, जिसके अंदर पूरी जो तैयारी है प्रीलिम्स की, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी सैट, ये सब कुछ का होगा। स्पेशली अभी सेल के दौरान कल तक यहाँ पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, बाकी लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो नीतीश कुमार का अर्ली लाइफ और पॉलिटिकल फाउंडेशन, कैसे वो किस तरीके से राजनीति में आकर धीरे धीरे वो सीढ़ी चढ़ते गए। 1951 में उनका जन्म होता है बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो बेसिकली इन्फ्लुएंस हुए थे जो सोशलिस्ट लीडर्स थे उस समय, जैसे राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जी, तो उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए। और उनका जो पॉलिटिकल कैरियर अगर आप देखोगे तो जनता मूवमेंट से स्टार्ट होता है। जनता मूवमेंट, आई एम श्योर अगर आप इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं भारत का जो पॉलिटिक्स रहा है, क्योंकि 1977 जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ तो उसके बाद आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी हार गई, जो कांग्रेस पार्टी है वो हार गई एक तरह से। तो वो जो पूरा मूवमेंट चला था ना, जो पूरा इमरजेंसी का दौर था, उसी को जनता मूवमेंट कहा जाता है, जनता पार्टी जीतती है। तो वहां से उनकी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत होती है। इनिशियली अगर आप देखोगे तो नीतीश कुमार को 2 हार का सामना करना पड़ा था। 2 बार वो चुनाव लड़े हरनौत से बिहार में, वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। पहला ब्रेक थ्रू 1985 में आता है, हरनौत से वो जीत जाते हैं एज एमएलए, बिहार के अंदर उनकी एंट्री होती है राजनीति तौर पर, और लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी आगे चलकर वो चुनाव जीते। तो वहां से उनकी एक प्रकार से आप कह सकते हैं फॉर्मल तरीके से एंट्री होती है। फिर आगे चलकर समता पार्टी और जेडीयू का कैसे राइज हुआ। 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई, को फाउंड किया, और ये आगे चलकर जेडीयू बना। एक्चुअली जनता दल था पहले, उसमें स्प्लिट हो गया 1999 में, और वहां पर जेडीयू का फॉर्मेशन होता है 1999 में। और ये जो जेडीयू है ये ही आगे चलकर नीतीश कुमार के जीत का कारण बनती है। मतलब एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव की तरह पेश किया गया जेडीयू को फॉर नॉन आरजेडी, मतलब जो लोग आरजेडी को पसंद नहीं करते, लालू को पसंद नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ आगे आने लग गए। तो यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं ये टर्निंग पॉइंट कब था जेडीयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए। जो रियल पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू था वो था 2005 का समय। 2005 में क्या हुआ था, फरवरी के महीने में, क्योंकि 2004 में आप सब जानते हैं इलेक्शन हुआ था सेंटर में, और उस समय बीजेपी हारी। तो उसके बाद जो है अगले कुछ ही महीने के बाद यहाँ पर फरवरी 2005 में चुनाव होता है बिहार के अंदर, और वहां पर फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिलता है। ना तो लालू की पार्टी को, ना तो नीतीश की पार्टी को कोई भी जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, और इसीलिए प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको फिर चुनाव कराने पड़ते हैं। अक्टूबर 2005 में वापस से चुनाव हुआ, और उस समय जेडीयू और बीजेपी दोनों का अलायंस था, उनकी डिसाइसिव विक्ट्री देखने को मिले, और तब जो है नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं पहली बार। तो आप सोचिए, तब से लेकर अभी तक थोड़ा सा बस बीच में रुकावट आया था, अगेन मैं आपको बताऊंगा आगे, तो वो लगातार चीफ मिनिस्टर बनते रहे 20 साल तक, लगभग 20 साल आप कह सकते हैं, 19-20 साल तक वो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहां से बिहार की पॉलिटिक्स में भी आप देखोगे तो एक नए एरा की शुरुआत होती है। जो आरजेडी का शासन था, लालू प्रसाद यादव का शासन था, उससे हटकर एक नए एरा की शुरुआत आपको बिहार में देखने को मिलेगी। और देखिए, जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उन्होंने अपना जो गवर्नेंस मॉडल था वो सुशासन बाबू की तरह पेश किया। मतलब आज के डेट में आप देखो तो सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार को जाना जाता है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है उसका? तो बेसिकली उन्होंने जो पब्लिक रेपुटेशन है अपनी, वो इन चीजों के इर्द गिर्द बनाई।
पहला है लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म। क्या है कि आज के डेट में भी आप अक्सर सुनते होंगे जंगल राज की काफ़ी चर्चा होती है। ये अभी जो पूरा इलेक्शन कैंपेन चला, इसमें भी जेडीयू और बीजेपी ने बार बार लोगों को वो जंगल राज की याद दिलाई कि जब लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर थे, आरजेडी शासन में थी, याद करिए क्या होता था, किस तरह से लूटपाट, आप घर से निकल नहीं सकते हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे के पहले पहले आपको घर लौटना है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, लॉ एंड ऑर्डर, लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए थे। बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, कब आपके यहाँ डकैती हो जाए, क्या हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले इंप्रूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के बिना देखो कुछ भी नहीं है। आप दुनिया के किसी भी देश, किसी भी कोने में चले जाओ, अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो बाकी कुछ भी हो ही नहीं सकता, ना तो डेवलपमेंट होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो पुलिसिंग रिफॉर्म है, पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाना, कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह हो गए, क्रिमिनल जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर क्रैक डाउन करना। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में एकदम 100% सब कुछ हो गया, लेकिन वो जो लोगों ने समय देखा है लालू प्रसाद यादव के समय, तो उससे लोगों को बहुत आहत हुआ था। तो यहाँ पर जो भी इंप्रूवमेंट हुआ, इससे काफ़ी सराहना की गई नीतीश कुमार की। तो ये एक बड़ी चीज़ है उनके गवर्नेंस मॉडल में। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ा गया। रोड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स, मेजर हाईवेज, रूरल रोड्स। मुझे याद है दोस्तों कि मैं बहुत पहले जैसे बिहार गया हूँ, तो वहाँ पर क्या हालत होती थी रोडों की। उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार जब जाओ आप, तो मतलब रोड कुछ था ही नहीं पहले एक समय। आज के डेट में आप चले जाइए, चाहे पटना एयरपोर्ट से आप दरभंगा, कहीं भी आप किधर भी जाओगे ना, किसी भी एरिया, तो रोड की हालत काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये लोगों को थोड़ा पसंद आने लग गया। अब ब्रिजेस, ऑल्दो मैं वही कहूँगा कि ऐसा नहीं है, अगर आप बिहार को आज के डेट में कंपेयर करोगे देश के बाकी राज्यों से, काफ़ी पीछे देखने को मिलेगा। आप ब्रिजेस का देख लो ना, रिसेंटली मैंने बहुत वीडियोस बनाए थे पिछले साल, जिस तरह से ब्रिजेस पे ब्रिजेस गिरते जा रहे थे, क्या हालत हो गई थी कि किस तरह की क्वालिटी का बन रहा है। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि हर चीज़ रिलेटिव होता है, कि बिहार में पहले क्या था, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होने लगी, उस नज़रिए से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो ब्रिजेस, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन इंप्रूवमेंट हुआ। फिर इसके अलावा सोशल वेलफेयर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नेंस मॉडल का नीतीश कुमार के। तो यहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन स्कीम, जैसे साइकिल प्रोवाइड करना, इंसेंटिव देना, और इसके अलावा यहाँ पर अल्कोहल के ऊपर प्रतिबंध लगाना। देखो, इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। लोग हंस कर बोल देते हैं कि हाँ यार, क्या ही है, मतलब अल्कोहल नाम के लिए बैन है, आपको आसानी चाहिए तो फिर भी मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या। और बिहार जैसे राज्य में आप देखोगे ना, शराब एक बहुत बड़ी लेट मी टेल यू समस्या है। वहाँ पर जिस तरह से पीने के बाद महिलाओं को ट्रीट किया जाता है, जिस तरह से हो रहा था, तो नीतीश कुमार ने ठाना कि जो भी है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। तो लोगों का ऐसा मानना है कि ठीक है, शराब मिल जाती होगी, लेकिन वो बहुत हायर कॉस्ट आपको देना होता है, जिसकी वजह से अगेन बहुत सारे लोग नहीं ले पाते। तो यहाँ पर इसकी वजह से ऑटोमेटिक जो पहले आप सेवन कर पाते थे शराब का, वो नहीं कर पाते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें लाई गई, और यही इसी की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से वो एक ब्रांड की तरह बन गए नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, जो और लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कास्ट कोलेशन की भी इंजीनियरिंग की। देखो, बिहार में अगेन मैं फिर से कहूँगा, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि कास्ट आज भी बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि 20 साल पहले जितना मायने रखता था आज भले ही उतना शायद वो ना हो, लेकिन अभी भी देश भर से अगर आप कंपेयर करो, बिहार में कास्ट कोलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपना समीकरण बनाती हैं। तो नीतीश कुमार का जो अपना खुद का कास्ट है, जो बेस है उनका, कुर्मी बेस, वो उनके साथ गया। फिर इसके अलावा जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है ना, ये एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया नीतीश कुमार का, क्योंकि उन्होंने वेलफेयर के थ्रू जो है उनको सुविधाएं प्रोवाइड की, और वो जो पूरा वोटर बेस है वो नीतीश कुमार के साथ चला गया। फिर इसके साथ साथ जो अपर कास्ट है, अब क्या है कि जो बीजेपी अगर आप देखोगे, उनके साथ अलायंस करके ये वाला जो पार्ट है वो भी जेडीयू के साथ आ गया नीतीश कुमार के साथ, और यहां पर यादव जो डोमिनेटेड आरजेडी ब्लॉक है उसको काउंटर करने की कोशिश की गई। तो ये कोलेशन की वजह से अगेन नीतीश कुमार इतने वर्षों से चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, नीतीश कुमार का अगर आप पॉलिटिकल जर्नी देखो, जब से वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कई बार पासा पलटा है उन्होंने, कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में, लेकिन हाँ, ज़्यादातर वो बीजेपी के साथ ही अलायंस में रहे। जैसे कि 2005 से जब वो चीफ मिनिस्टर बने, 2013 तक वो बीजेपी के साथ थे। कई इलेक्टोरल सक्सेस उनको मिला, गवर्नेंस स्टेबिलिटी उन्होंने बिहार के अंदर लाया। फिर 2013 में आप सबको याद होगा, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, उसके जस्ट पहले वो बीजेपी के साथ संबंध तोड़ देते हैं, और वो
आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जो एलिवेशन था उसको प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उस समय नाराज़गी थी। उनका कहना था कि नहीं, नरेंद्र मोदी वो गुजरात दंगे जो हैं उसको लेकर वो काफ़ी कहते रहते थे। तो नीतीश कुमार जो है एक प्रकार से आप समझिए वो छोड़ देते हैं और उनको काफ़ी बड़ा डिफीट सामना करना पड़ा 2014 के लोकसभा इलेक्शन में। मतलब आई थिंक मुझे याद है 39 सीट्स है ना बिहार में लोकसभा, 39 नहीं 40 सीट्स है, उसमें शायद 39 सीट्स बीजेपी अकेले जीत गई थी। बहुत बड़ा डिफीट था नीतीश कुमार के लिए। और उस समय नीतीश कुमार ने रिजाइन भी कर दिया था चीफ मिनिस्टर के पद पर, और उसी समय आपको याद होगा जीतन राम मांझी कुछ समय के लिए चीफ मिनिस्टर बनाए गए। तो फिर जो है आरजेडी के साथ वो आरजेडी कांग्रेस इनके साथ महागठबंधन बनता है 2015 में, और लालू प्रसाद के साथ यूनाइट करते हैं। और 2015 का जो इलेक्शन होता है बिहार का, उसमें आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू इनको इलेक्शन में जीत हासिल होती है, और काफ़ी अच्छी खासी जीत हासिल होती है। जो आज का नतीजा आप देख रहे हो ना, कुछ वैसा ही नतीजा जो है उस समय आपको देखने को मिलेगा जब आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू जो है जीते थे, और उस समय तेजस्वी यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन क्या होता है कि देखो, जेडीयू का हमेशा से जो अलायंस है वो बीजेपी के साथ रहा। उन्हीं के साथ जो एक होता है ना, कई बार आपने देखा होगा आपका माइंडसेट किसी के साथ जुड़ जाता है तो वही अच्छा लगता है। भले ही नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी की तरफ आ तो गए, तेजस्वी यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, लेकिन मुझे याद है उस समय जो अगला 2 साल था वो काफ़ी टफ हो गया था आगे नीतीश कुमार के लिए। काफ़ी परेशान थे क्योंकि आरजेडी अपने मुताबिक कुछ मान लो चीज़ें कर दी, कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आ गए, तो इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गए थे। और फाइनली यही हुआ कि 1.5-2 साल के अंदर अंदर वो वापस से आरजेडी के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं और फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। आप समझो, जब भी जो भी कुछ हुआ ना, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही रहे। तो 2017 में वापस से बीजेपी को वो रीज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी के साथ सरकार मिलकर बनाते हैं, एनडीए की सरकार बनती है। लेकिन फिर देखिए 2020 का इलेक्शन होता है, जेडीयू और बीजेपी दोनों जीत हासिल करते हैं, अच्छी बात है, वो आगे चलते हैं। फिर लेकिन नीतीश कुमार जो है बीजेपी को छोड़ देते हैं और आरजेडी के साथ चले जाते हैं, और फिर जो है आरजेडी को छोड़कर अब वापस से बीजेपी के पास है। जो लोकसभा इलेक्शन था, चुनाव था, उसके जस्ट पहले अगर आपको याद हो तो आरजेडी को वो फिर छोड़ दिए और वापस से बीजेपी के पास चले गए। लेकिन अगेन वो चीफ मिनिस्टर कौन रहा, वही रहे। और अभी तो आप देखिए क्या है ना कि इलेक्शन के पहले आप देखोगे तो बहुत सारे स्कीम्स लाकर उन्होंने अपना जो बेस है उसको वापस से रीइंफोर्स कर दिया। जैसे 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हो गया लो इनकम हाउस होल्ड के लिए, वुमेन के लिए फाइनेंशियल एड। आप सोचो ना, महिला के खाते में 10,000 रुपये आ रहा है, कितनी बड़ी बात है। स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट, ये सब चीज़ों की वजह से अगेन उनका जो वोट बेस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया चुनाव के पहले, और यही कारण है कि आज ये नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की हम बात करें तो नीतीश कुमार एज अ वोटर्स जो है उनको स्टेबल एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह देखते हैं। सोशल कोलिशन उनका काफ़ी ब्रॉड है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। वो सर्वाइवल और रेलेवेंस बने रहते हैं। मतलब आप समझिए, कुछ भी हो, किसी की सरकार हो, कैसा भी हो, बिहार में चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, नीतीश कुमार रहेंगे। ये आपको देखने को, वो अडेप्ट कर लेते हैं उस हिसाब से। पर्सनल ब्रांड उनका है ही है, जैसा मैंने आपको बताया, सुशासन बाबू। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि कई लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म भी है नीतीश कुमार को लेकर। एक तो है अपॉर्चुनिज्म, मतलब आपने देखा होगा पलटू राम, ये एक टैग दे दिया गया, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, इस तरह से वो जो शिफ्ट हो रहे थे। तो अगेन जो उनकी आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी है उसके ऊपर सवाल उठने लग गए। फिर डेवलपमेंट लिमिटेशंस भी है। देखो, जितना भी आप कह लो कि नीतीश कुमार के शासन में ये हुआ वो हुआ, लेकिन अगर आप अभी भी देखोगे ना तो बहुत पीछे है बिहार जॉब क्रिएशन के मामले में। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। आप देखना होगा कि अगले 5 साल में बीजेपी और जेडीयू क्या करती है इसको लेकर। और इसके अलावा लीडरशिप का देखो, नीतीश कुमार का अगर आप कैंपेन देखोगे, अभी जो ऑपोजिशन पार्टी है आरजेडी कांग्रेस, वो बार बार हेल्थ को लेकर इशू उठा रहे थे नीतीश कुमार के, कि देखिए नीतीश कुमार कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो एक एज हो गई है तो यहाँ पर आपको वोट नहीं करना चाहिए, तो उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन आज जो है, जब लोगों ने वोट किया, पूर्ण बहुमत दिया, इतने मैसिव मैंडेट दिया, तो अगेन फिर जेडीयू बीजेपी कह रही है कि आप ऐसे ही मजाक उड़ा रहे हो, भारत में ये नहीं चलेगा, भारत में आपको बड़े लोगों का आदर करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और देखो, दूसरा क्या होता है ना कि आप भले ही कितने कमज़ोर हो या फिर स्ट्रांग हो, ये काफ़ी हद तक आप जीतोगे कि हारोगे ये डिसाइड होता है कि आपके ऑपोजिशन कौन है। आपके सामने ऑपोजिशन नहीं है अच्छा, तो ऑटोमेटिकली उससे भी आपको अपने आप जीत मिलती है। तो वो भी कारण है कि 20 साल में वो भी कंट्रीब्यूट हुआ है। देखो, यहाँ पर आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी है, उसमें आपको समझना होगा, लालू का जो करिश्मा है
वो तेजस्वी यादव के पास पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हुआ। और जो भी ट्रांसफर भी हो रहा था तो उसमें बार बार लोग याद दिला रहे थे कि देखो जंगल राज है, लालू के समय ये हुआ तो उसका बेटा आया है तो वो भी जंगल राज ले आएगा बिहार में, तो एक पर्टिकुलर जो कास्ट है वो डोमिनेट करेगी। तो तेजस्वी का जो अपील था यूथ को लेकर वो यूनिफॉर्मली नहीं था कास्ट में, पूरे कास्ट में। मुस्लिम यादव एक काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर चर्चा हुई है इस पर्टिकुलर चुनाव में कि क्या मुस्लिम यादव के बेसिस पर वो मेजॉरिटी हासिल कर सकते हैं, नहीं कर पाए, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस की जहां तक बात है कि आरजेडी कांग्रेस के साथ गई, तो कांग्रेस का तो खुद का अपना वजूद बिहार के अंदर बहुत कम है, स्टेट वाइड स्ट्रक्चर उतना नहीं है। तो बीजेपी के साथ जाना जेडीयू के लिए काफ़ी फायदेमंद हो गया इसी की वजह से, क्योंकि जो अपोजिशन है वो उतना स्ट्रांग है ही नहीं। बार बार आरजेडी की जब बात होती है वो जंगल राज याद दिलाते हैं और लोग डर भी जाते हैं, लोग कहते हैं अरे कैसे पॉसिबल है, नहीं लेट्स गो विथ नीतीश ओनली, चाहे जैसे भी हैं हमारे साथ हैं, सुशासन बाबू हैं हमारे लिए, जो भी किया, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और देखिए हो सकता है अगले 5 साल अगर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने रहे तो आप समझिए यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर का अगर आप देखोगे यहाँ पर तो पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे, सबसे लंबा टेन्योर रहा उनका 24 ईयर्स 165 डेज। फिर सेकंड नंबर पर नवीन पटनायक 24 ईयर्स 99 डेज। बाकी आप देख सकते हो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि कोई भी अभी करंट में है नहीं जो चीफ मिनिस्टर के पद पे हो, मतलब वो चीफ मिनिस्टर के पद से हट चुके हैं। यहां पर भी आप देखोगे 6 नंबर पर वीरभद्र सिंह मानिक सरकार, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के पद में नहीं है इनमें से कोई भी। इनमें से कौन है चीफ मिनिस्टर के पद पर? नीतीश कुमार जो इस समय 8th नंबर पर हैं। उनका अगर आप सीएम का टोटल डेज देखोगे तो 19 ईयर्स 87 डेज देखने को मिलेगा, जो कि आप समझिए यहां से अगर उनका 5 साल और जोड़ लेते हैं क्योंकि मैसिव मैंडेट मिला है तो ये 24 ईयर्स हो जाता है 87 डेज। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो नवीन पटनायक की भी ऊपर चले जाएंगे और हो सकता है बाई चांस कि यहां पर वो देश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन जाएं, क्योंकि 24 ईयर्स 165 डेज पवन कुमार चामलिंग का है। तो लेट्स यहां पर क्या होता है, लेकिन क्योंकि इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है, आशंकाएं जताई जा रही हैं कि नीतीश कुमार की हेल्थ कैसे रहती है, हो सकता है 2 साल वो चीफ मिनिस्टर हैं फिर बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर लाएगी, वो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आई होप कि इस वीडियो से आपको एक जो ओवरऑल इंसाइट है बिहार के बारे में वो अच्छे से मिल गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से चीफ मिनिस्टर बिहार के जिन्होंने एक लैंडमार्क रिजर्वेशन फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ये इंप्लीमेंट किया था? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा वहां पर, अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, मतलब प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं बेसिकली 2026 के, तो ये कोर्स आपको काफी हेल्पफुल लगेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और सेल चल रहा है इस समय कल तक, यहां पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं कल रात 12 बजे तक। ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।